गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चरर स्क्रीनिंग के संबंध में 50+ एमसीक्यूज। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले ही हम अगर बात करें लेक्चरर स्क्रीनिंग के संबंध में, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने आयोग और जो अन्य जीके जीएस से रिलेटेड जो सीरीज है वो कंटिन्यू वहाँ पे अपलोड की जा रही है। तो उन वीडियोज़ को आप वॉच कर सकते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा के संदर्भ में कोठारी आयोग जिसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या प्रस्ताव था इसका, ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी थे, जो उस टाइम पे यूजीसी के चेयरमैन थे। तो इसमें इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की ओर बढ़े हम, त्रिभाषा सूत्र है। त्रिभाषा सूत्र, और जो है पहले लैंग्वेज में इन्होंने कहा था मदर टंग यानी कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। दूसरी भाषा जो है जिस प्रदेश में हिंदी बोली जा रही है तो वहाँ पे इंग्लिश, और जहाँ पे इंग्लिश भाषी जो राज्य हैं वहाँ पे हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में दर्जा इन्होंने दिया था। और तीसरी भाषा के रूप में इन्होंने कहा था कोई एक आधुनिक भाषा होनी चाहिए। और बात करें कोठारी आयोग की, तो कोठारी आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। गठन कब हुआ था इसका? गठन हुआ था, दो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मात्र। गठन हुआ था 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1964 को। और इसके अलावा रिपोर्ट कब सौंपी थी? रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट कब सौंपी थी इसने? रिपोर्ट इसने सौंपी थी अपनी जो है 29 जून 1966 को। ठीक है। तो कभी कभार इसका वो भी पूछ लिया जाता है कि इसका जो टाइटल था वो क्या था, इसकी रिपोर्ट का टाइटल था वो आपको बताना है। हम ऑलरेडी ये जो कोठारी आयोग है इसको डिस्कस कर चुके हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस आयोग की सिफारिश पर जो है 10+2+3 जो है संरचना जो स्ट्रक्चर था, ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल किया गया। 10+2+ जो ये जो संरचना थी, जो स्ट्रक्चर था, इसको शामिल तो 1968 में किया गया। ये तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। कभी कभार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि 10+2+ जो है 3 जो संरचना है उसको कब शामिल किया गया था? तो 1968 में शामिल किया गया था। अब लेकिन इसका सुझाव किसने दिया था, इसकी सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश जो है हमारे कोठारी आयोग ने की थी। ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी वर्तमान में जो शिक्षा नीति है उसका स्ट्रक्चर क्या है वो आपको बताना है, उसकी संरचना क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स के जरिए बताना है। दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? दीक्षा का पूर्ण रूप जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर नॉलेज शेयरिंग, डाटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंस्टीट्यूशन फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये राष्ट्रीय एक शिक्षकों का एक मंच है जहाँ से शिक्षक क्या करते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों तक जो है जो विद्यालय शिक्षा है उसको शेयर करने का काम करते हैं। ठीक है। शिक्षा शेयर करने का काम करते हैं, कहने का मतलब एजुकेशन शेयर करने का काम करते हैं। आगे देखिए, इसमें शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय जो है नीति 1986 को किस वर्ष संशोधित किया गया? 90 में, 92 में, 87 में या 96 में? चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में। इससे पहले की शिक्षा नीति की बात करें 1968 में आई हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से पूछा जा रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसको राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ही राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और राधाकृष्णन आयोग के बारे में भी हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो इसका गठन कब हुआ था, और दूसरे इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। ठीक है। गठन इसका हुआ था 4 नवंबर को। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? इसने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी 25 अगस्त 1949 को। 25 अगस्त 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव भी इसी ने दिया था। इसके अध्यक्ष राधाकृष्णन जी, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। पहले जो है उपराष्ट्रपति रहे और द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे वो, और 1954 में उनको भारत रत्न मिला। 5 सितंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इतनी डिटेल काफ़ी है। ठीक। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में जो है 1976 में शामिल किया गया। 1976 यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में भी इस क्वेश्चन को पूछा था कि पहले ये किस सूची का विषय था? पहले राज्य सूची का विषय था, राज्यों की जिम्मेदारी हुआ करती थी शिक्षा। लेकिन समवर्ती सूची के तहत अब केंद्र और जो है राज्य दोनों की हो जाएगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, यानी कि समवर्ती सूची में इसको शामिल कर दिया गया है। और बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए।
कौन से विषय जोड़े गए? 5। पहले इसमें कितने थे? पहले इसमें 47 थे, 47 विषय थे पहले इसमें, अब 5 और जोड़ दिए गए तो वर्तमान में 52 विषय। और जो वहाँ पे अगर राज्य सूची की बात की जाए तो उसमें से 5 विषय कम हो गए थे। ठीक, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, एक होता है एससीईआरटी, एक होता है एनसीईआरटी। एससीईआरटी की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई ये हम बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में, लेकिन डेट आपको बतानी है 1961 में कब हुई थी। अब बात की जा रही है इसमें क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय इसने खोले थे, तो ये खोले थे 63 में। कब खोले थे? 63 में खोले थे क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि किस शिक्षा नीति में गति निर्धारक स्कूलों की बात चलेगी तो नवोदय विद्यालय की बात करेगा। ठीक है, नवोदय विद्यालय, नवोदय, ठीक है, नवोदय विद्यालयों की बात ये कर रहा है। तो की स्थापना कब, उल्लेख जो है पहली बार कब किया गया था? तो ये उल्लेख कब किया गया था? कौन सी शिक्षा नीति थी? 1986 की शिक्षा नीति थी। और नवोदय विद्यालयों की स्थापना ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने के लिए किया गया था। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं वो उभर के सामने आए, इसके लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष इसके थे कौन? आगा अली खां। अध्यक्ष कौन थे? आगा अली खां। आगा अली खां जो है अध्यक्ष थे। और सलीमुल्लाह, अगर यहीं पे बात की जाए तो सलीमुल्लाह कौन थे? संस्थापक जो हैं इसके कौन थे? सलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग के संबंध में है, जलियांवाला बाग मैसेकर से संबंधित है। तो उस टाइम पे वायसराय कौन थे? तो वायसराय कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान अगर बात की जाए तो 1916 से 1921 के दौरान जो है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, भारत की जो है संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो एकता बनाए रखना, संप्रभुता को बनाए रखना, ये हमारे कर्तव्य हैं, हमारे ड्यूटीज हैं। तो इनको मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य जो है की बात की जाए तो ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। और जो कि भाग पूछा जाएगा तो भाग 4 क, और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद भी जो है आपका क्या है? 51 क के तहत जोड़े गए। ठीक है, ठीक है, 51 क में, भाग 4 क, 51 क। और इसके साथ साथ कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पे ये संविधान संशोधन किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 को अनुच्छेद 51 क में जो है इस जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या की अगर वर्तमान में बात की जाए, पहले तो 10 थे, अभी 11 हैं, जिसमें शिक्षा वाला जोड़ा गया। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष वाला है, और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो मौलिक कर्तव्य हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये मेन पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, किससे रिलेटेड? मौलिक कर्तव्यों से। और मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि पहले 7 थे, जिसमें से अगर बात करें संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो वो है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978, उसको भी याद रखना है आपको। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है। राज्यसभा, जब बात करें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी की, तो ये जो है भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के 3 अंग कौन है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा जो है उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, और राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। और राज्यसभा के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति उस टाइम पे अगर बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे।
ठीक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति जो हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो इनका कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का जो है वर्णन है? तो भाग कौन सा है? वो भाग 9वां है, ठीक है, 9वां भाग है। तो पंचायती राज व्यवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान अधिनियम 1900 जो एक्ट बना था 1992, किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई? तो 73वां है। कौन सा है? 73rd है, ठीक है। 73वां जो है संविधान संशोधन है, जिसके तहत जो है पंचायती राज जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और अगर पंचायती राज की बात की जाए तो पंचायती राज किससे संबंधित माना जाता है? पंचायती राज की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? ये हमारे पास अगले क्वेश्चन में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमारे पास इससे रिलेटेड, तो किस चुनाव में जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? तो कौन सी चुनाव में जो है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें भी पंचायती राज हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा पंचायती राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज से रिलेटेड कुछ और भी मेन पॉइंट हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि और तो क्वेश्चन नहीं है पंचायती राज से रिलेटेड। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है। 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर से हुई थी, ठीक है। राजस्थान नागौर लिख दे रहा हूँ मैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इसकी जो है शुरुआत हुई थी, नागौर जिले से, ठीक है। इतना आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। और पंचायती राज किससे संबंधित है? कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। पंचायती राज जो है आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से संबंधित है। तो पंचायती राज जो है भारत में जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है उसकी एक प्रणाली है। क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिमोनिटाइजेशन से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो डिमोनिटाइजेशन बोलते हैं, विमुद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है, नोटबंदी, ठीक है। तो ये कब की गई थी? 8 तारीख है, ये तो आपको पता है, लेकिन सब 8 अक्टूबर, 8 नवंबर, 8 सितंबर, 8 दिसंबर, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। एक जैसे ही हैं सारे के सारे ऑप्शन, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ढूंढने में, ठीक है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नवंबर था, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को जो है नोटबंदी की घोषणा की गई थी। इससे पहले भी जो है भारत में 2 बार विमुद्रीकरण हो चुका था, ठीक है। इससे पहले भी 2 बार हो चुका था, और वो 2 बार किस किस के शासनकाल में हुआ था? एक तो 1978 में मोरारजी देसाई, जिनका जन्मदिन 4 साल बाद यानी कि आता है 4 साल बाद में, कहने का मतलब जैसे 24 में आया था तो 28 में आएगा, ठीक है। 4 साल भी आपको ध्यान रखना है, 4 से डिवाइड, जो लीव वर्ष होते हैं उसमें आता है, ठीक, 29 फरवरी को। और इसके अलावा दूसरी टाइम 2005 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पे 500 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। भीम का पूर्ण रूप क्या है? भीम का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। भीम ऐप चलती है जो, उसका पूर्ण रूप क्या है? चलती है कि चलती थी, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। भारत इंटरफेस फॉर मनी करके, ठीक है। पहले तो चलती थी, अभी वर्तमान में है कि नहीं है इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
भारत इंटरफेस ऑफ मनी, और ये जो है बात करें एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया था इसको, और इसका शुभारंभ जो है, शुभारंभ कब हुआ था? 30 दिसंबर 2016 में किया गया था। शुरुआत में मैं खुद इसका यूज़ किया करता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा डिटेल भी इसकी नहीं है, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। थीम पर आधारित जो करेंसी नोट के संबंध में नई नीति जो है 200 के रुपये के नोट पर जो छपा है वो क्या है? सांस्कृतिक कौन सी विरासत का प्रतीक है? कौन सी चीज़ अभी 200 रुपये के नोट पे हमें देखने को मिलती है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, वो सांची का स्तूप है। क्या है करेक्ट आंसर? सांची का स्तूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 500 के नोट पे कौन सी चीज़ है? दिल्ली का लाल किला है। 500 के नोट पे कौन सा है? दिल्ली का लाल किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये तो आपको पता है, अपने स्टेट से रिलेटेड है, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर। उत्तराखंड में कहाँ पे है ये आपको बताना है, हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो किस जो है राज्य के चमोली जिले में स्थित है? कौन से राज्य? चमोली कहाँ है ये तो आपको पता है, अब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो 1982 में जो है से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब किया गया था राष्ट्रीय उद्यान घोषित? कब किया गया था? 1982 में। और फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान जो है, फूलों की घाटी की बात चलेगी तो उसके लिए है 1988। रसोई में उत्पन्न होने वाला अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ की पहचान कीजिए। रसोई की बात चल रही है तो किचन पेपर बैग, चाय की पत्ती, दूध की थैली, सब्जियों के छिलके, तो इसमें हमें करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो इसमें बात करें तो दूध की थैली। अब ये अजैव निम्नीकरण क्या होता है? अजैव निम्नीकरण क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। जैव का मतलब होता है जीव से, और अजैव का मतलब होता है जो वो, यानी कि वो बोल सकते हैं वो पदार्थ जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटों की क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है अजैव निम्नीकरण, अपशिष्ट कहा जाता है। तो दूध की थैली भी आ जाएगी, रबड़, कांच, ये इत्यादि आ जाते हैं जो एकदम से कहने का मतलब है नष्ट नहीं होते हैं कहने का। बांग्लादेश का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। 1971 में इसको राष्ट्रगान उन्होंने एक्सेप्ट किया था। कार्ल सेगन कौन था? कार्ल सेगन 4 ऑप्शन है, तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। कार्ल सेगन कौन था? कार्ल सेगन जो है अमेरिकी खगोल शास्त्री था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रसार जो है अधिकतम होता है, ध्वनि का प्रसार अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का प्रसार अधिकतम किस में होता है ये पूछा जा रहा है, तो ठोस में होता है, ठीक है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में जो है आहार नाल में कौन सा भाग जो है अपशिष्ट पदार्थ जो एक्सक्रीशन होता है ना, उत्सर्जन का काम करता है, कह रहा है अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का काम करता है, तो ये एनस है, एनस, मलद्वार जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में सड़न जो है शुरू हो जाती है, कब हो जाती है? जब मुंह का पीएच जो पीएच वैल्यू है वो कब कितनी होती है पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 5.5। कितनी होती है? 5.5 होती है। तो जो है दांतों की सड़न जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और दांतों की बात की जाए, जो दांतों का एनिमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दांतों के एनिमल की बात की जाए तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। काला सोना किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोल को ही, पेट्रोलियम यानी कि पदार्थों को, यानी कि पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की बात चल रही है, इनमें से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो लोहारडागा, गुमला, लातेहार विकल्पों में से सभी।
तो हमारे जो है 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। लोहार डागा भी है और लतेहर भी है, ठीक है। तो इसमें ऐसा ऑप्शन हमारे पास कुछ है नहीं। और अगर बात की जाए तो लोहार डागा को बॉक्साइट नगरी के रूप में जाना जाता है। किस नगरी के रूप में जाना जाता है? बॉक्साइट नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। बॉक्साइट नगरी के रूप में इसे जाना जाता है। सितंबर 2024 में किसे जो है वायुसेना का नए जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? अमरप्रीत सिंह को। अमरप्रीत सिंह को किया गया। अमरप्रीत सिंह को जो है नया जो है प्रमुख नियुक्त किया गया वायुसेना का। तो इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया था? वी आर चौधरी का स्थान ग्रहण किया था। किसका स्थान ग्रहण किया था इन्होंने? वी आर चौधरी, इनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, सितंबर 2024 में बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो बंदरगाह की बात चल रही है, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने जो है मनु भाकर को जो है अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और बिस्लेरी वालों ने किसको किया था? दीपिका पादुकोण को। श्रीनगर गढ़वाल के संस्थापक कौन थे? तो ये पूछा जा रहा है हमसे। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। श्रीनगर गढ़वाल के जो है संस्थापक अजय पाल थे। कौन थे? अजय पाल थे। अब क्वेश्चन आपके लिए है, परमार वंश के संस्थापक भी कौन थे, ये आपको बताना है। किसको माना जाता है, ये आपको बताना है। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया, ठीक है। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मिझाणी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मिझाणी कहा जाता है, ठीक है। ये किस पे लगाया था? जो शिल्पकर्मी थे या जो जागरिया शिल्पकारी कर्मी और जागरियों से ये वसूला जाता था। किससे वसूला जाता था? शिल्प कर्मियों और जागरियों से वसूला जाता था, ठीक है। किससे वसूला जाता था, ये भी पूछ लिया जाएगा। तो ये शिल्प कर्मियों और जागरियों से वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1921 से रिलेटेड है, जिसमें पूछा जा रहा है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वीडम थे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कुमाऊं स्थित जो है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय जो है अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? अल्मोड़ा से जो है नैनीताल, तो 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? रानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। और ये पंवार वंश के जो संस्थापक थे, सॉरी पंवार वंश के जो राजा थे, संस्थापक नहीं, पंवार वंश के राजा जो महिपति शाह थे, उनकी पत्नी थी, ठीक है। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार जो है किस राज्य के मूल निवासी माने जाते हैं? तो रावल जो पुजारी हैं बद्रीनाथ के, ठीक है। बद्रीनाथ किस देवता के लिए जो है जाना जाता है? बद्रीनाथ और केदारनाथ। केदारनाथ किसके लिए और बद्रीनाथ किसके लिए, ये आपको बताना है। बद्रीनाथ कौन सी नदी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है? कौन सी नदी, यानी कि उसके तट पे अगर बोलें, या कौन सी नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में आप बताएंगे। तो रावल पुजारी जो है ये परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये है केरल। कहीं कहीं आपको मैसूर भी देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड का जो बात की जाए, लोकगीत है बेड़ू पाको बारू मासा की धुन किसने बनाई थी? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ये तो आपको पता है ही। जो है इसका करेक्ट आंसर है बजेंद्र लाल शाह करके। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो इसको गाया, इसकी अगर धुन की बात की जाए, संगीतबद्ध इसको किसके द्वारा किया गया था? मोहन उप्रेती जी और ब्रजमोहन जी के द्वारा इसकी जो है संगीतबद्ध इसको किया गया था। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाद नंदिनी जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें करेक्ट आंसर इसका बताना है नाद नंदिनी का। तो केशव दत्त अनुरागी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं इसमें भी। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो H.G. वॉल्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। और ये इन्होंने जो ये बात करें, इन्होंने ये पुस्तक वर्ष जो है कब उसमें प्रकाशित की, पब्लिश की, कौन से वर्ष की? तो 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है वो किस मानव प्रजाति से संबंधित थी? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मंगोलाइड। जड़ी बूटी शोध संस्थान जिसको बोला जाता है हर्बल शोध संस्थान, ये कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो गोपेश्वर चमोली में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से चलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मॉर्निंग क्लासेस का भी टाइम यहाँ पे होने वाला है, तो थोड़ा सा इस वजह से स्पीड से चलने की हमारी कोशिश है। उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों को आधुनिकतम जो तकनीक और संसाधनों की सहायता से प्रशिक्षित कर दक्ष एवं व्यावसायिक एवं संवेदनशील बनाना, ये किसका ध्येय वाक्य है? तो पुलिस प्रशिक्षक महाविद्यालय उत्तराखंड का ये ध्येय वाक्य है। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? हल्द्वानी में की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी अपना स्कोर ज़रूर बताएगा, थोड़ा स्पीड से आपको करना पड़ेगा। उत्तराखंड पुलिस का एक ऑपरेशन था स्माइल, यानी कि मुस्कान योजना, किससे संबंधित थी? ये बुजुर्गों, बच्चों, ये सबसे संबंधित थी। जो क्या हो जाते थे, खो जाते हैं कहीं पे, उनको ढूंढने से संबंधित है। ठीक है, जो भी लापता हो जाते हैं, कहने का मतलब उनको ढूंढने से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों से हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली बच्चों से जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता यानी कि 2011 की बात चल रही है, अभी जनगणना तो अभी फिलहाल अभी चल रही है वर्तमान में। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर जो है कितनी थी, ये पूछा जा रहा है। महिला साक्षरता की दर कितनी थी, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें महिला साक्षरता भी बताना है, पुरुष साक्षरता भी, ओवरऑल साक्षरता भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो महिला साक्षरता थी कितनी? 70। ठीक है, महिला साक्षरता कितनी % थी? 70, यानी कि हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और पुरुष साक्षरता कितनी थी? 87। ठीक है, 87.4% करके। ठीक, और ओवरऑल जो है 78। ओवरऑल कितनी थी? 78.8%। प्रथम बाल खेल रत्न किसे प्राप्त हुआ? तो खेल रत्न किसे प्राप्त हुआ था? जसपाल राणा को। सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर ध्वज फहराया, उत्तराखंड की पूछा जा रहा है। तो शीतल राज थी। ठीक है, शीतल राज थी, पिथौरागढ़ जिले की थी। और गांव कौन सा था? सालमोड़ा, अल्मोड़ा नहीं, सालमोड़ा। ठीक है, सालमोड़ा गांव था, पिथौरागढ़, सोर घाटी। और अगर भारत की बात की जाएगी तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात की जाएगी तो वो तो बछेंद्री पाल हैं, आपको पता है। लाल टिब्बा नामक लाल पहाड़ी कहाँ स्थित है? पर्वतीय, ये हमसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर। लाल टिब्बा जो है कहाँ स्थित है? तो ये मसूरी में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। बागनाथ मंदिर जो है बागेश्वर, और बागेश्वर कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू और गोमती। बागेश्वर में ही उत्तरायणी का मेला भी लगता है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक, उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? निर्वाचित पूछा जा रहा है। ठीक है, निर्वाचित पूछा जा रहा है हमसे, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य। और वर्तमान में कौन है? श्रीमती रितु खंडूरी। ठीक है, उत्तराखंड में मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? तो लोहाघाट के समीप, लोहाघाट के समीप स्थित है। और लोहाघाट कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको बताना है। ठीक है, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने की थी। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में। कब की थी इन्होंने? 1931 में।
भारत का स्विट्जरलैंड किस स्थान को कहा गांधी जी ने कहा था? आपको पता है, कौसानी को कहा था। किसको कहा था? कौसानी को कहा था। और कौसानी का प्राचीन नाम क्या था? वलना। ठीक है। कौसानी कौन से जिले में है, आपको ये बताना है। अल्मोड़ा में है कि बागेश्वर में है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, किंगरी, विंगरी, नीति, सैल, साल, धर्मा आदि ये क्या हैं? ये दर्रे हैं सब। ये सब क्या हैं? दर्रे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50+ क्वेश्चंस। कैसी लगी आज की वीडियो आपको जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।